जिसमें लाइफ डिवाइन के सिलेक्शंस, ये पेज है 570। ये हम बात कर रहे हैं जो दीवार है जो हमको रोक रही है, सेल्फ, नॉन सेल्फ, ये सारी हम बातें कर रहे थे। अच्छा, अब इसमें यहां से ये हमारी चेतना को अपने अहम केंद्रित व्यक्तिकरण की रक्षा करनी होती है, न केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीरतर स्व के विरुद्ध, अपितु वैश्व अनंत के विरुद्ध भी। यह यहां भी विभाजन की एक दीवार खड़ी करता है और उन सभी चीजों को बंद कर देता है जो इसके अहंकार के चारों ओर केंद्रित नहीं है। उसे गैर स्व के रूप में बाहर कर देता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। आपको उससे बचाने के लिए कि नॉन सेल्फ का जो पूरा समुद्र है उसमें निगल नहीं लिए जाओ, इसलिए व्यक्ति के ये रहता है, मतलब और दूसरे की बात छोड़ो, गुरु के प्रति समर्पण करने के अंदर भी उसको ये रहता है कि कल को ये मेरा फायदा नहीं उठा लें। आपका जो व्यक्तित्व है कि आप सहज रूप से दे पाओ, ये बहुत ही रेयर एक चीज है। कहने को गुरु अपनाना एक चीज है, आप ईमानदारी से उनको सौंप सकते हो, किन्हीं मोमेंट्स में, साइकिक मोमेंट्स में सौंप देते हो। बाहरी प्रकृति तो मानती नहीं इस बात को, उसके तो भीतर ये रहता है कि कल को ये मेरा लाभ उठा सकते हैं, कि मैंने जिसके लिए अपने आप को उछाल के दिए, कि अपना आपका तो भान होता ही है मेरा कोई लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि आपको थोड़ा भी भान अपनी, जो आपको कुछ मिला है, अगर कुछ आपके पास है, उन एंडोवमेंट्स का यदि भान हो जाए, तो व्यक्ति क्या पलट के नहीं देखता मैं ऐसा, ये तो कोई विरले हैं। और उनके अंदर फिर बाद में कोई दूसरी चीज ऐसी है जो उनको सॉर्ट आउट करने की होती है, परंतु चूंकि उसे इस गैर स्वयं के साथ रहना होता है, क्योंकि वह उसी का है, उस पर निर्भर है, उसके भीतर का निवासी है, उसे अवश्य ही संपर्क संचार के कुछ साधन बनाए रखने होंगे, उसे उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनकी आपूर्ति गैर स्वयं कर सकता है, नॉन सेल्फ आपकी आपूर्ति कर सकता है। अपने अहंकार की दीवार और शरीर के भीतर आत्म प्रतिबंधन की दीवार से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं कैसे व्यवहार करूंगा। उसे किसी तरह से अपने आसपास की सभी चीजों को जानना सीखना होगा, ताकि उसमें महारत हासिल की जा सके और जहां तक संभव हो उसे व्यक्तिगत और सामूहिक मानव जीवन और अहम का सेवक बनाया जा सके। ये दोहरी दीवार जो है, शरीर हमारी चेतना को इंद्रियों के द्वार प्रदान करता है। शरीर जो है ये ऐसे द्वार आपको इंद्रियों के प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह दुनिया पर, अपने बाहर के गैर स्व पर आवश्यक संचार संपर्क स्थापित कर सकता है। तो एज इफ भगवान का ये चारों तरफ ऑब्जेक्टिवाइजेशन है, भगवान ने ही अपने आप को प्रक्षिप्त किया है, पर आप आंख मूंद के कह दो कि भी जब मेरे को जाना ही भीतर ज्ञान के अंदर है, तो इसको मैं बंद कर देता हूं और भीतर ही ज्ञान खोज लेता हूं, वो प्रक्रिया प्री मैच्योरली चलती नहीं। ये वाला लाइन तो क्लियर ही नहीं हुआ। क्या? परंतु चूंकि उसे इस गैर स्वयं के साथ रहना हो। दोहरी दीवार है आपकी भाई, पहले तो खुद के व्यक्तित्व से भीतर की है, और आपको एक नॉन सेल्फ और नॉन सेल्फ की एक दीवार बना के दी गई है। आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, और जिसको आप अपने से इतर अलग समझते हो उसके बीच की दीवार, जो भी वो वस्तु हो सकती है, स्थान, कुछ भी, भाई मैं और मैं, मेरे अलावा जो भी कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, अब उसके संपर्क में कैसे आए? चाहे मैं ही हूं सारी चीज, पर इससे संपर्क साधने के लिए क्या अपने पास कम्युनिकेट करने की कोई चीज होनी चाहिए। भाषा किस चीज का माध्यम है? आंखें वगैरह जो देखती है वो
और उसको शिक्षा कि ये चीज है। पशु में तो इंस्टिंक्ट है, उसको भी इंद्रियां दी गई है, जितनी उसको जरूरत है उतना इंस्टिंक्ट या थोड़ी बहुत रूडिमेंट्री अकल है। मनुष्य को उससे संपर्क साधने के एक दूसरा मैं हूं और दूसरे हैं। अगर ये भाव नहीं हो तो जो प्रिडेटर है और प्रे है कि कौन किसका भक्षण करेगा, कौन अपनी रक्षा करेगा, ये भान आएगा किस तरीके से मनुष्य के अंदर? ये साफ साफ तो शरीर जो है इंद्रियों को, यही बात है। सबसे पहले अगर हम सांख्य की बात करें, सबसे पहले चीज आई आपका अहंकार, अहम बोध। नहीं तो फ्लक्स है ये चारों तरफ, एक वैश्व चेतना है, बस एक फ्लक्स है अभी। उसमें इंडिविजुअल जब तक नहीं हो तो ठीक है, एक चारों तरफ गैसियस सी चीज है। उसमें एक अहंकार जैसी कोई चीज आती है। अहंकार आते ही सबसे पहले ये जो कह रहे हैं सेल्फ मैं और नॉन सेल्फ, अहंकार का तो मतलब ये सेंस ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस, मैं ऊंचा हूं नीचा हूं, ये भाव, ये जो अहम हम बोलते हैं वो नहीं। ये और दूसरे, मैं और दूसरे, सेल्फ और नॉन सेल्फ। अब सेल्फ और नॉन सेल्फ का जैसे ही विचार आएगा तो वैसे ही आपको ये है कि ये जो सेल्फ है वो नॉन सेल्फ के साथ कैसे व्यवहार करे। ये जो व्यक्ति है वो नॉन सेल्फ के साथ व्यवहार किस तरीके से करे, ये पहले प्रश्न आपके सामने उठ खड़ा होता है। ये नॉन सेल्फ किसको यहाँ पे कह रहे हैं? जो भी मेरे अलावा जो भी कुछ है, ये मेरा अब हाँ हेलो, नॉन सेल्फ के माने ये अपना और पराया। हाँ पराया मतलब मेरे से अलग कोई भी चीज। हाँ समझ गया, ठीक है। तो पराया तो बोलने की जरूरत नहीं। आपकी अगर पत्नी भी है और आप कह दो मेरा अपना ही बच्चा है, पराया तो नहीं है, मेरा ही अपना है, तो भी आपके सेल्फ से तो अलग है। आपके अपने आप से तो एक अलग बीइंग तो है ही। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं और दूसरे, चाहे आपके हार्ट में कितनी भी घनिष्ठता हो तो भी है तो आपसे अलग ही। तो जैसे ही सेल्फ और नॉन सेल्फ का विचार आता है अहंकार के कारण, तो अब इसके साथ आपको क्या चाहिए कि मैं इनके साथ अज्ञान संपर्क के कैसे कारण भी कह सकते हैं, है? अज्ञान के कारण भी कह सकते हैं। नहीं, अज्ञान नहीं, ये तो यहां मैनिफेस्टेशन करना है परमात्मा को, इसलिए वो सेल्फ लिमिट करता है। आपके पास ताश के पत्ते हैं, आप अपने आप को बाइंड कर लेते हो कि इन नियमों से खेलेंगे, तो अज्ञान नहीं है, ये सेल्फ लिमिटेशन है। भाई आपके पास एक ग्राउंड है, उसके अंदर आप एक पाला बांट लेते हो, चलो इसके अंदर अपन ये वाली चीज खेलेंगे। अब कोई अज्ञान नहीं है, ये सेल्फ लिमिटेशन है अपने आनंद के लिए। आपके पास करने को हजार चीज है, आप उसके अंदर से एक की ये वाली गाड़ी में और इस एरिया में चलेंगे ऐसे अपने आनंद के लिए। तो वो अपने आप को एक था उसने बहू के अंदर पैदा कर दिया, तो बहू में करे कैसे? अरे भाई किस प्रक्रिया को अपना के वो बहू में आए? तो एक सेल्फ और नॉन सेल्फ, जिसके अंदर अभी कोई ये वाली बात नहीं कि कोई भाई आपके परिवार में कोई समस्या थोड़ी है अगर सेल्फ और नॉन सेल्फ का आप विचार भी नहीं करते, कितना घनिष्ठ अगर किसी से प्रेम हो। तो शारीरिक दूरियां और जो अहंकार वगैरह की जो समस्याएं हैं, जिसको जनरली अहंकार कहते हो, वो तो आती नहीं। फिर भी दो बीइंग तो हो भैया आप। जो अहम में आपकी डीलिंग है वो तो नहीं रही कि मेरे को ही मिल जाना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। प्रेम के कारण आप कहते हो इसको पहले दे दो। तो आप कोई पाला बांट रहे हो, आपके ताश के पत्ते हैं, आप अपने तरीके से खेल रहे हो, ये वाला खेलेंगे इसमें, ये वाला खेलेंगे। भाई कोई भी गेम के नियम जो है, नियम के कारण ही तो खेल बनता है, नहीं तो खेल क्या है? मनमर्जी अगर करो तो खेल तो बना ही नहीं। फिर कुछ भी कर लो आप, जो भी, चाहे कितने भी, क्रिकेट है, फुटबॉल है, फुटबॉल में है क्या वैसे तो बताओ, एक गेंद उसको मार रहे हैं सारे के सारे। अगर नियम नहीं हो तो फिर क्या आनंद रहे उसके अंदर? नियम तो आपके आनंद के लिए है। अगर हम इस तरीके से नहीं देखें, कुछ भी नहीं समझ में आए। ये जितने भी नियम है बाध्यकारी नहीं है, आनंद के लिए है। अगर वो हटा दिया जाए मतलब ही क्या हो? अगर ये नियम हटा दिए जाए भौतिक के और के कि जी अभी आप यहां से निकलो और बिल्डिंग के बाहर कुछ और ही नजारे मिले, तो आपको यार ये क्या हुआ? आप सोच के तो देखो।
अभी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि आप इस बिल्डिंग में घुस गए और कल को निकलोगे पता नहीं क्या होगा। तो आप तो फिर यहीं खड़े रहो कि यार यहीं खड़े रहो, फिर नजारे चेंज हो तो पता नहीं क्या हो जाए। तो सांख्य के अनुसार सबसे पहले जो अहंकार, फिर उसने प्रोजेक्ट किया बुद्धि, क्योंकि ये सूचना उसको कैसे मिले, मैं और दूसरे, तो दूसरों के साथ मैं कैसे इंटरेक्ट करूं, ये इंफॉर्मेशन उसको देती है बुद्धि। अब बुद्धि को अपनी सूचनाएं चाहिए, वो कैसे प्राप्त करे, उसके लिए उसने प्रोजेक्ट कर दिया मनस को। मनस ही एकमात्र सच्ची इंद्री है, उसको आवश्यकता नहीं है बाहरी इन इंद्रियों की, पर उसने अपनी और व्यवस्था तो रखी ही। और ये छिद्र जो आपको दे रखे हैं शरीर के अंदर, पर अगर उनके साथ अब तन्मात्राएं नहीं लगाई जाए तो छिद्र पड़े रहो। कान आपके हैं, शब्द सुनाई देता नहीं। आंख आपके है, यदि दृष्टि शक्ति नहीं हो तो पड़ा रहो कान या आंख। कई लोग हैं टच नहीं महसूस होता, अगर सुनना पड़ जाए माइंड ब्रेन का वो हिस्सा, तो वो पर्टिकुलर अंग नहीं काम करते। अब आपको ये सूचना मिलती है, सूचना मिलके आप उसका कुछ मनस में एक पिक्चर बनाते हो, मनस तक जाते जाते आपके कितने भाव मिक्स भी हो जाते हैं। मनस इस सूचना के अलावा भी चीजें लेता है, फिर ये दे देता है बुद्धि को। बुद्धि फिर उसके क्या पिक्चर बनाती है क्या नहीं बनाती है, इसमें ही तो सारा खेल है, सारा का सारा। तो शरीर हमारी चेतना को इंद्रियों के द्वार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वह दुनिया पर अपने बाहर के गैर स्व पर आवश्यक संचार संपर्क स्थापित कर सकता है। संचार कैसे करे, उनके साथ संवाद कैसे करे? भाषा। अब भाषा के अंदर भी आप ये देखो कि भाषा भी कितनी भी गहरी हो तो भी सतही रह जाती है, जब और गहरे भाव हो वो ट्रांसमिट कैसे किए जाएं। कह ही दिया श्री अरविंद ने तो सावित्री में, अपनी जो बात है कहने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं। जितनी भी श्री अरविंद की पुस्तकें हैं, सावित्री तो चलो पोएटिक क्रिएशन है, पर जो आपके सीधे सीधे ये जो इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस जो हैं, जो और पुस्तकें हैं, उसके अंदर भी जो विचार है आप उसका कितना भी विवेचन करो, वो जिस चीज को सामने लेके आना चाह रहा है, गीता की बात करो अब उसके अंदर, या वेद रहस्य की बात करो, भाषा में जितना संभव है उतना कर रहे हैं। बाकी जो दीक्षित है, मतलब जो इस लाइन का है, वो तो उन संकेतों को पकड़ के उसी भाषा से किसी और ही जगह निकल जाएगा। और दूसरा, चाहे भाषागत तो उसकी काफी पकड़ है, भाषा में तो अच्छी पकड़ है उसकी, और उससे ज्यादा क्योंकि भाषा के माध्यम से वो तो कोई दूसरी चीज लेके आना चाह रहे हैं। तो भाषा की भी ऐसे जगह तक आते आते फिर बाद में भाषा भी अपने आप को देखती है अब क्या करूं आगे। भाई हम इसी से तो डील कर रहे हैं रोज, कि जो एक्सपीरियंस गूंथ के रोज देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माध्यम से धीरे धीरे उदाहरणों से, नेसेसरी विजुअलाइजेशन से, इनसे हम कोशिश कर रहे हैं और नजदीक कैसे जाएं। फिर कॉन्ट्रास्ट से कई शार्प एकदम उदाहरण हैं और हैं, तो जिससे आपके एस्टेब्लिश जो चीज है, अदरवाइज तो आप वही मान बैठो। अगर शार्प आपको वो चीज खंडन नहीं की जाए, उदाहरण नहीं दिए जाए, जो आपको उस समय तो, क्योंकि आपका जो जो एक ढांचा है उसमें तो खलल पड़ता है, उससे ऑफेंड वही करता है कि भी मेरा जो एस्टेब्लिश ढांचा है इसमें खलल पड़ रही है। यही तो प्रॉब्लम है। जो आदमी खलल को स्वीकार कर लेता है किसी भी तरीके से, उसका तो आगे का मार्ग हो जाता है। जो कहता नहीं मेरे तो यही ढांचा बढ़िया है, आप इसमें खलल नहीं कर सकते, तो वो अपना ढांचा लेके रहो। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? इस मार्ग में यह है कि अगर माँ आपको लेके चलती है, वो कोई ढांचे से लेके चलती नहीं, वो तो अपने ही उसकी विशेष जर्नी है। और जितनी ही तेजी से यात्रा होगी, सीन उतनी तेजी से चेंज होंगे। आप कितनी फास्ट यात्रा कर रहे हो, सीन उतनी तेजी से चेंज हो जाएंगे। अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरे सीन तो वही वाले हैं, तो या तो यात्रा नहीं हो रही है आपकी। अगर वही सीन आप देख रहे हो कि वही परिवार, वही सारी चीजें, वही रस लेना, कि अभी कुछ परिवर्तन हुआ भी है या आप में नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ, अगर वही चीजें चल रही हैं मोटी मोटी, जनरली लोग जिसको कहते हैं समझदार होना, वो ये है कि आप ये जान जाते हो कि दुनिया के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। मैं चार काम आपके करूंगा तो आप चार मेरे कर दोगे। मेरी बात मनवानी हो तो भैया ये इस तरीके से मनवाना ठीक रहता है।
उसको थोड़ी वो जिस तरीके का फ्रेमवर्क है मीठी कहने से हो जाएगा या कैसे करने से कोई मीठी बात से इससे हो जाएगा, तो इससे आपको कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये तो ट्रिक सीखे हो, वो तो एक कौवा भी सीख जाता है। थर्स्टी क्रो की कहानी में पढ़ी रहे हो आपकी, वो एक ट्रिक सीख रहा है, तो उस ट्रिक को डेवलपमेंट नहीं कहते। उससे तो कोई निजात तो मिली नहीं आपको, इस जो समस्या है उससे तो अगर नजारे चेंज नहीं हो रहे जीवन के, वही नजारे हैं, वही परिवार, वही वही आपकी सारी टेस्ट्स, तो यात्रा नहीं चल रही है आपकी। कोलू के बैल की क्या यात्रा है? कोलू का बैल है वो, उसको लगता तो ये है कि हाँ मैं घूम रहा हूं, मैं तो ये खूब तय कर रहा हूं मार्ग। तो कोलू का बैल है वो, क्या यात्रा तय होनी है उसकी? अरे जो साहस ही नहीं कर सकता, इसलिए वो कह रहे साहस और प्रेम दो ही चीज है जो आत्मा को जिंदा रख सकती है। आप अभिप्सा कर लोगे, सारी चीज कर लोगे, पर साहस नहीं करने ना उस सेटअप को तोड़ने का। ये साहस नहीं करते तो विद इन ए फ्रेमवर्क, ये साहस करके देखो पता चले। साहस नहीं करता व्यक्ति, और पढ़ भी लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। तो ये गैर स्वयं के साथ आप कैसे व्यवहार करो, संचार करो, संपर्क करो, स्थापित कर सकता है, और उस पर अवलोकन और क्रिया करने के साधन स्थापित कर सकता है। मन इन साधनों का उपयोग करता है और अन्य साधनों का आविष्कार करता है जो उन्हें पूरक बनाते हैं। माइंड रचना करता है, जैसे भाषा की रचना करिए। कुछ सामान्य शब्द हैं, आपके जो सामान्य शब्द हैं उनका तो ट्रांसलेशन आपका ये गूगल ट्रांसलेट बहुत अच्छे से कर देगा। आपके कोई भी बैंक डॉक्यूमेंट है और है, उसको एनालिसिस भी बहुत अच्छे से कर देगा, पर जैसे जैसे भाषा की लिमिट आती जाएगी उसका क्या कर लेगा? तो प्रॉब्लम यहां आ रही है। तो लगभग मनुष्य जाति का तो काम बन जाएगा इससे। इसलिए वो कह रहे अरे ये तो बहुत कमाल की चीज हो गई, हम कह रहे हमारा तो काम ही नहीं होता इससे। कुछ भी नहीं होता, ये तो सब सत्यानाश करता है। आप इसको दे दो, ये क्या बता देगा, क्या आउटलाइन बता देगा ये? क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में आ गए, इसका आविष्कार तो अब भाषा क्या, अब तो डीपर आपको एक्सपीरियंस से, तैयारी से, और से नेसेसरी समय आप खाओगे, पेशेंस रखनी पड़ेगी, मार्ग पे चलोगे। इसी के लिए इस मार्ग की शब्दावली है वो चेंज हो जाती है। इसकी शब्दावली में आपके पास आती है फेथ, फेथ रखो, इसमें ओबीडियंस रखो। इसके ये शब्दावली इसी की है। अब फेथ को क्या बताए भैया? मानसिक तौर पे अगर एआई इसका विवेचन करे, बहुत लंबा चौड़ा भी करे, पर इसका उस एक्चुअल को मूवमेंट का तो कोई टच थोड़ी कर सकती है। आर्टिफिशियल या कोई भी इंटेलिजेंस फेथ को कैसे टच करेगी? वो तो अनुभव की चीज है, और उस अनुभव को और गहरा अनुभव ही उसको और कुछ न कुछ उसमें एनरिच कर सकता है। अगर अनुभव नहीं है तो फेथ को आप और नई चीज से कि ये वाली ठीक है या नहीं है, एक्सपीरियंस ठीक है या नहीं है, ये कौन सी एआई बता देगी कि ये ठीक है, वैलिड है या नहीं है? गुरु का काम तो गुरु ही करेगा। आप सारी आध्यात्मिकता की पुस्तकों को इसके ऊपर डाल दीजिए, आपको हेल्थ के अंदर तो कोई चीजों में बता देगा, या कैलकुलेशन की जहां तक बात है, गणना की, एन्यूमरेशन की, वहां तक तो ये मान लो फटाफट करके सूक्ष्म तरीके से भी, कि मानव मन में जो जो प्रक्रियाएं जोड़ बाकी की होती हैं उनको तो सब मनुष्य के जितनी भी होती है, तो आपके लिए तो एक वर्चुअल मनुष्य ही तैयार कर देगा ये। पर एक कॉमन मनुष्य आपके स्तर पे अच्छे से अच्छा एक डॉक्टर तैयार कर सकता है, जो जिसके पास सारी दवाइयों के नाम हो, सारी पद्धतियां दे दी उसको, तो आपको यह भी बता देगा कि इस समय आपको यूनानी वाली काम देगी या आयुर्वेद काम देगा, ये भी बता देगा मान लो। अरे जहां तक खाली डेटा ही की बात है वो तो कर ही सकता है कि इस पद्धति के अंदर तो ये नई चीज आई है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट होगा या हो सकता है। क्योंकि आजकल क्या आ गया कि वर्चुअल एक बॉडी तैयार कर ली इन्होंने कंप्यूटर के ऊपर, और उसके ऊपर ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, वो अब ह्यूमन बॉडी तो रिएक्ट करेगी, तब करेगी कंप्यूटर के अंदर डाल दी वो चीज, और वो रिएक्ट करके बता देगी आपको। तो जो परीक्षण आपको लंबे समय शरीर के माध्यम से करके देखना पड़ता था, वो मैटर ऑफ टाइम है खाली, कि ये यूं ही बता देंगे कि कैंसर की ये दवाई इफेक्टिव है, और हो भी जाएगी, लगभग लगभग पे काम भी कर जाएगी। पर जिस डायमेंशन के अंदर कृपा आके इंटरफियर करती है, वो डायमेंशन उसका क्या होगा भाई? अभी तो हम इसके क्या मायने निकलते हैं उसकी भी कल्पना नहीं कर पा रहे।
क्योंकि मानव मन जो कैलकुलेशन कर सकता है या जो चीजों को कर सकता है वहां तक तो खैर ये फटाफट कर देगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं या जो भी सारे के सारे कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं, आपको बड़ा नजदीक तक ले जाके प्रेडिक्शन तो कर देगा आपके। पर इसमें जो जो एक्स फैक्टर है, जो हमेशा ही अननोन रहता है, उसका क्या कर लेगा? और वो ही सारी चीज को एक्चुअल में डिटरमिन करता है। वो जो बीच का गैप है, जो माँ की कृपा इनस्क्रूटेबल है, कुछ भी कर सकती है। सामान्य मनुष्य जाति जो पशु के स्तर पे, उनके लिए तो एआई उनसे जरूरत से बहुत ज्यादा है, जो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं है। तो अब डिपेंड करता है आप कौन से को बिलोंग करते हो। तो लगभग मनुष्य जाति तो सब टोटल आई जाएगी, कोई कोई ही बचेगा शायद ही, कोई कोई बचेगा, पर वो कोई बहुत कीमती है। एक सेंस लाओ ना इस चीज का कि क्या हो रहा है, क्या है। तो ये साधन, ये सारे साधन ही तो है संपर्क करने के, और अगर उनको अपने स्तर पे डेवलप किया जाए तो वो यहां तक तो ले ही आए, इस इंटेलिजेंस तक। पर उसकी क्या लिमिटेशन है, उसको कितनी खराबी कर सकता है, क्या कर सकता है। मन इन साधनों का उपयोग करता है और अन्य साधनों का आविष्कार करता है जो उन्हें पूरक बनाते हैं। अब संगीत और कोई भी भाषा हो, अगर संगीत न हो तो वो भाव कन्वे किए ही नहीं जा सकते। मीरा का एक भजन वो कन्वे कर देगा जो पूरी पुस्तक आपको या कितना भी साहित्य या लाइब्रेरी वो कन्वे नहीं कर सकती, जो एक लाइन कर देगी। किसी भी भक्त की एक लाइन, वो तो कितनी जबरदस्त बात हो गई ना। अब बात तो कोई भाषागत तो रही नहीं है सच, भाषा की ही देखी जाए तो ऐसी इसमें रामचरितमानस में या हनुमान चालीसा के अंदर क्या है, यह शत बार पाठ कर जोई। क्योंकि इसको पढ़ो तो फिर और कोई दूसरी चीज, इतना ही लंबा पढ़ने की क्या जरूरत है, कोई से ही कोई कर लो फिर। ऐसी इसमें क्या बात आ गई भाई? या जो आपके तंत्र हैं, मंत्र हैं, जितने भी हैं, इसमें क्या बात है? ये ओकल्ट प्रक्रियाएं तो इसकी पकड़ में आती नहीं। तो उसको संपूरक के लिए फिर बाद में उनके अपनी भाषाएं हैं। आपके जो यंत्र हैं और हैं, उनकी भी अपनी भाषाएं हैं। भाषा तो है ही। अरे भाई, जितनी भी मनुष्य ने आज तक भी डेवलप करी है वो सब भाषाएं ही हैं, सुप्रीम को रीड करने की। चाहे आप उसका नाम ओकल्ट दे दो, चाहे स्पिरिचुअल फिलोसॉफी कह दो, मेटाफिजिक्स कह दो, कुछ भी कह दो, है तो भाषा, तरीके ही तो है। एस्ट्रोलॉजी एक तरीका है, समुद्र विज्ञान उसका एक तरीका है, आपके शकुन शास्त्र उसका तरीका है, सब तरीके हैं और सारे इफेक्टिव हैं। आयुर्वेद एक तरीका है उसको रीड करने का कि कहाँ डिसबैलेंस है वात पित्त कफ के रूप में। हर पद्धति का रीड करने का अपना तरीका है। तो भाषाएं ही तो हैं ये। मन इन साधनों का आविष्कार करता है, कैसे पढ़ूं मैं? आविष्कार ही तो किया हुआ है, जो उन्हें पूरक बनाते हैं। और वह कुछ रचना, ज्ञान की कुछ प्रणाली स्थापित करने में सफल होता है, जो इस विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व पर आंशिक प्रभुत्व पाने और उसका उपयोग करने, या फिर जहां वह प्रभुत्व नहीं पा सकता वहां इससे निपटने के उसके तात्कालिक प्रयोजन या उसकी सामान्य इच्छा को पूरा करने में सहायता करती है, जो उन्हें पूरक बनाते हैं। और वह कुछ रचना, ज्ञान की कुछ प्रणाली स्थापित करने में सफल होता है। यहां तक तो ठीक है। ये जो आपने प्रणाली बनाई, जो इस विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व, ये क्या है? विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व, अनिल जी ये क्या आ गया? विदेशी, विशाल विदेशी और ये पर्यावरणीय, ये क्या चीज हो सकती है? इंग्लिश में भी विदेशी से क्या समझेंगे इसमें? है? विदेशी से कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब ये कुछ फॉरेन, मतलब ऐसे को अपन कहते हैं कि भाई ये कुछ फॉरेन पार्टी है, बॉडी के लिए बोलते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल आ गया, मतलब कुछ जो हाँ, अनजाना सा है, मतलब आपसे इतर है, आपसे अलग जो है। हाँ हाँ कुछ अलग इस तरह। तो जब अपन बात कर रहे हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ की, तो आपने एक मन के साधन तैयार कर दिए, जिससे कि मैं आपसे संवाद कर रहा हूं भाई, आप सबसे मैं संवाद कर रहा हूं, आप अपनी बात मेरे तक रख रहे हैं। मेरे पास कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं,
आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, अगर मैं उस एक शब्द से सैंपल उठाता हूँ, नहीं भी सैंपल उठाऊं, तो चाहे चेहरा नहीं दिख रहा हो, मैं कई चीज सेंस भी कर पाता हूँ, कितना फ्लो है एनर्जी का और का। ये मन के साधन नहीं है, ये बिल्कुल अलग साधन है। तो एक ज्ञान की प्रणाली आपने स्थापित कर ली। ज्ञान की प्रणालियां ही हैं, आपकी चिकित्सा शास्त्र है, आपके जितने जितने शास्त्र हैं, प्रणालियां हैं, संगीत है, कला है, साहित्य है, सब प्रणालियां हैं। फिर आपके कुछ तो प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित हैं, पशुओं का पालन कैसे किया जाना चाहिए, खेती कैसे करनी चाहिए, पाक शास्त्र में क्या होना चाहिए। फिर शरीर से संबंधित जो जो चीजें हैं, फिर उनसे सूक्ष्म रूप होते जाते हैं। आयुर्वेद है आपके केवल भौतिक शरीर की ही बात नहीं, वो ये भी देखता है कि भी प्लेनेटरी पोजीशंस ये हैं, तो आपके शरीर पे भाषाई तो है। इस जगत के अंदर हम कैसे व्यवहार करें जिससे कि मेरा जो स्व है और नॉन सेल्फ है उसके साथ व्यवहार कर लूं। भाई मैं वनस्पति जगत नॉन सेल्फ है, उससे मेरे को लाभ क्या हो सकता है। विज्ञान आपको बताता है ये जहरीली चीज है, इसके पास मत जाना। आपको ये जो इंजंक्शंस बचपन से सिखाए जाते हैं, निषेधाज्ञाएं, ये करो ये नहीं करो, अरे इसके अंदर हाथ मत देना, इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, तो भौतिक तरीके से बताई जाती है, प्राणिक तरीके से बताई जाती है, मानसिक तरीके से बताई जाती है, आध्यात्मिक तरीके से उनके अपने हैं। आध्यात्मिक भी तो नियमावलियां हैं। तो ये ज्ञान की कुछ ऐसी प्रणाली स्थापित करने में सफल होता है जो इस विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व विदेशी, क्योंकि सेल्फ के अलावा जितना भी नॉन सेल्फ है वो तो पर्यावरणीय, विशाल पर्यावरणीय अस्तित्व है, अस्तित्व तो है। ये आप ये कहो रहे नहीं नहीं, यहाँ तो नदी पहाड़ भौतिक अस्तित्व भी है, दूसरे जीव भी हैं, जीवों के अंदर आपके पशु जगत भी आ जाएगा, आपके वनस्पति जगत भी आ जाएगा, आपके ये सारे जितने भी जगतों की आप बात कर रहे हो वो सारे भी आ जाएंगे। तो विशाल विदेशी, क्योंकि आपसे तो इतर है, ये नॉन सेल्फ है आपके लिए सारा का सारा। तो अब इसके साथ व्यवहार करने में भी विज्ञान आपको यही तो प्रदान कर रहा है कि आप इसके साथ किस तरीके से व्यवहार करो, ये सारी चीज आपको विज्ञान बताता है। और हर साइंसेज आपको अलग अलग स्तर की साइंसेज है, व्यक्ति किस स्तर के ऊपर है। अगर प्योरली भौतिक चीज आप कर रहे हो, सपोज आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसके अंदर तो आपको एक एक्सरसाइज का कोई मास्टर है, वो आपको गाइड कर सकता है कि ये मूवमेंट्स आपको कोई जो ये आसन प्राणायाम ये करवाने वाला कोई अच्छा गाइड कोई होगा, वो बता देगा कि नहीं नहीं, आपकी उम्र ये है, आपके ये शरीर की ये स्थिति है, इसमें ये करो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा। इसलिए आजकल देखो डाइटिशियंस हैं कितना, वो आजकल लोग जाते हैं उनके पास, या फिर बाद में अरे भाई डॉक्टर और क्या है, इन्होंने तो अनधिकृत अपना जबरदस्ती कर रहा है, और डॉक्टर क्या है, उसने शरीर की पद्धतियों के ऊपर जाना है कि भाई ये पद्धति ऐसे काम करती है। अगर होलिस्टिक अप्रोच हो, जो कि इंटीग्रल हीलिंग में होना ही चाहिए, मां कह रही है, किसी भी पद्धति के प्रति न तो कोई पूर्वाग्रह न कोई और, भाई सारी परमात्मा की बनाई हुई है, जहां जितना जैसे जरूरी है, इसके अंदर आप ये पाएंगे इनकी बाहरी क्रचेज की जरूरत ही नहीं है। कुछ तो आपका लगभग तो वातावरण से, भोजन पे और पे अनुशासन से, कुछ फिर बाद के अंदर आप ये माँ कह रही भी आयुर्वेद है और है, ये वायलेंट नहीं है। अगर मतलब ज्यादा ही आपके जरूरत हो तो इससे, और कोई इमरजेंसी आ गई उसमें इमरजेंसी कोई साधन है। तो ये विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व पर आंशिक प्रभुत्व पाने, ये सारा करके आंशिक क्यों बच्चे की शिक्षा, कि जिससे कि वो पर्यावरणीय अस्तित्व है उस पे कुछ उसके साथ तालमेल में बैठ पाए। शिक्षा एक तो इसलिए, आध्यात्मिकता में जाओ या नहीं जाओ, पर कम से कम आप जो एक बच्चा है एक समाज के अंदर अपने आप का स्थान या उससे संपर्क कैसे साधे, तो उसको भाषा सिखाओ। संगीत है, कला है, साहित्य है, अच्छी चीज तो खैर सिखाते ही नहीं, पर डीपर चीज की भी भाषा सिखाओ इसको, जिससे कि विशाल पर्यावरणीय जो विदेशी है, अरे गुरु के पास भी जा रहे हो तो भी आपके लिए तो अगर वो डीपर भाषा नहीं आती तो गुरु जिसके लिए है उसी के लिए गुरु है, दूसरे के लिए तो अजनबी है वो। चाहे आपका मित्र है, भावना भी रखता हो, पर गुरु रूप में तो नजर नहीं आ रहा उसको, अजनबी के रूप में नजर आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को, जिसको गुरु रूप में, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, एक को तो नजर आ गया,
दूसरे को वो नजर नहीं आया तो मतलब अभी तक तो उसके लिए तो वो गुरु रूप में तो नहीं है, नहीं। नॉन सेल्फ ही तो है, एक अजनबी तो है, एक अजनबी ही है सारे के सारे। वो कौन किसको क्या जानता है, व्यक्ति खुद को ही नहीं जानता। तो विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व पर आंशिक प्रभुत्व पाने, पूरा प्रभुत्व के कैसे पा सकते हो, आंशिक। सारा प्रयास यही है कि मैं इसके साथ कैसे व्यवहार कर लूं, बस। आंशिक का मतलब थोड़ा क्या? आप काम में ले रहे हो ना, वनस्पति जगत को काम में ले रहे हो, पशु जगत के साथ कैसे इंटरेक्ट करना कर रहे हो ना। प्रभुत्व मनुष्य तो पा ही रहा है अपने तरीके से, उसने अपने तरीके से हार्नेस किया है प्रकृति की शक्ति को। आप खेती भी कर रहे हो, उसमें नए रूप भी पैदा, हाइब्रिडाइजेशन कर ही रहे हो, उसमें चयन भी कर रहे हो, बीजों का भी चयन कर रहे हो, मौसम के अंदर परिवर्तन भी आप उसके हिसाब से देखो, ग्रीन हाउस बनाना, पॉली हाउस बनाना, जो सब्जी उस मौसम में और उस स्थान पे हो ही नहीं सकती, उन चीजों की पूर्ति करके उन इलाकों में वो चीजें होनी शुरू हो गई। आजकल तो ये तो कॉन्सेप्ट ही अब खत्म हो गया ना, कि साहब पहले हिमाचल में से सेब आते थे, अब उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया, इस एरिया में अंगूर ज्यादा होते थे साहब, अब वो लोग उन पद्धतियों के ऊपर वो करते यहाँ इस एरिया में ये होता था, अब वो बातें ही नहीं रही। सीप आपको जो समुद्र के अंदर से मिलता था, आजकल तो खेती होती है सीप की। सीप जो है, मोती है, उसकी तो खेती हो रही है, मछलियों की कर रहे हैं, सारी चीजों की कर रहे हैं ना। तो अपने तरीके से आंशिक प्रभुत्व पा लिया प्रकृति के ऊपर। नहीं तो भोजन की आपूर्ति अगर उन्हीं साधनों पे लगे रहो तो वो तो आपूर्ति किस लिए हो जाए आपकी। फिर आप चल रहे हो पैदल, आपने प्रकृति की चीज को देख लिया, कोई गोल तरीके की होती है तो उस वो जल्दी घूमती है, इसके इस व्हील के मैकेनिज्म को अपना के और उसमें मोटर लगा के फॉसिल फ्यूल्स को काम में लेके, है तो मैकेनिज्म धरती का ही, अलग थोड़ी है कोई। आंशिक प्रभुत्व पा लिया ना आपने, गति शक्ति के ऊपर आपने आंशिक प्रभुत्व पा लिया। पैदल चल चल के जाते तो कहां तक पहुंच जाते आप। टेक्नोलॉजी के अंदर आपने आंशिक प्रभुत्व पाया है ना। ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल या जितने भी एडवांसमेंट हैं, जिस भी फील्ड में, भाषा में, कला में, जो भी कोई आंशिक प्रभुत्व तो, अरे मनुष्य इसलिए फ्रीडम, ये जो फ्रीडम इसके अंदर की मेरे को ये परफेक्शन ये आ जाए, तो आंशिक प्रभुत्व है ये, कि मैं किस तरीके से करूं। ये तो बाह्य वाले चीज पे तो हो गया। अगर अब जैसे अगर डिवाइन पर बात करें तो विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व पे आंशिक प्रभुत्व है। अच्छा। विशाल जो आपसे विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व, आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फियरिकल या आपके सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग जो है, जो अस्तित्व है, क्योंकि वो तो दोहरी दीवार की तो हम बात कर ही रहे हैं, उस दोहरी दीवार ने तो ये पैदा ही किया है। एक तो आपके सबलिमिनल सेल्फ और आपके सरफेस सेल्फ के बीच में दीवार कर दी, और आपके बीच में और आपके चारों तरफ है उसके बीच में दीवार कर दी, ये दोहरी दीवार हो गई। तो आपका ही रूप है ये सारा का सारा, तो भी आपको राउंड अबाउट तरीके से इससे मिलना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं मिल पाते। उसके लिए आपको इंद्रियां प्रदान की गई है, धीरे धीरे इनका कल्टीवेशन होता है, भाषा वगैरह, और मतलब हर चीज भाषा है, सब टोटल भाषा है। उससे आप जो विशाल विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व है उसके ऊपर धीरे धीरे कैसे मैं तालमेल करूं, आंशिक प्रभुत्व पाऊं, उसका उपयोग करने, या फिर जहां वह प्रभुत्व नहीं पा सकता, प्रभुत्व नहीं पाया जाएगा यहां, तो वहां इससे निपटने। अब सुनामी आ गई, क्या प्रभुत्व पालो उसके ऊपर। तो आप क्या करते हो, आपने अब भूकंप आ गया, क्या प्रभुत्व पालो। अब कोई मनुष्य के हाथ की बात है कि भूकंप आ गया तो इन्होंने फिर बात की भी इससे निपटने के लिए क्या करें। तो जी रिक्टर स्केल एक बना ली इन्होंने, और इसके ऊपर ये जब आता है तो ये पूर्व सूचना हो जाए हमको। तो जिन एरियाज के अंदर भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे हैं, इनमें ये होती है, ये इसका प्रोन जोन है, ये है, तो इससे हम थोड़ा बहुत यहाँ के एरिया के अंदर मकान, जापान के मकान इस तरीके के बनाओ, तो उससे निपटो कैसे। अब बाहर का जो टेम्परेचर हो जा रहा है, मान लो यहाँ 52 डिग्रीज, अब निपटना का तो कोई मतलब नहीं है उससे।
तो आप बस ये है कि भी इसके लिए कूलिंग सिस्टम बनाओ, निपट ही तो रहे हो कि इससे कैसे निपटे। तो आप ये देख रहे हो ये करे, और इतना राउंड अबाउट है कि प्रभुत्व क्या, इन्होंने तो सर्वनाश कर रखा है बाहरी चीज का भी, आंतरिक तो खैर दूर की बात है। एनी हाउ पर प्रयास क्या है कि जहां आप प्रभुत्व नहीं पा सकते, क्योंकि प्रकृति की शक्तियों के ऊपर क्या बाढ़ आ गई, क्या क्या प्रभुत्व पालो। फिर इन्होंने क्या सोचा कि नेटवर्क बना दो, बांध बनाओ, बिजली पैदा करो। बांध कई इतने इतने बड़े हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि धरती की जो जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसमें भी अंतर लाया हुआ है। हाँ, पानी के फ्लो ने, क्योंकि सहज रूप से जो फ्लो कर रहा था उसकी बजाय जो बांधीकरण जो इन्होंने किया है उसने धरती की घूमने की शक्ति को और को उसके अंदर असर ला के, चाइना में इतने इतने बड़े बांध, और सिल्टिंग इतनी हो जाती है कि वो एक्चुअल में ऑप्टिमम लेवल जो सोच के चलते हैं ये, उस पे कभी काम नहीं करते। क्योंकि उसके अंदर पीछे से जो मिट्टी आती है, भाई एक छोटी सी टंकी है या कुंड भी है जो बारिश का पानी इकट्ठा करने का है, यदि उसमें समय समय पे आप उसकी सफाई न करो तो आप ये पाओगे धीरे 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 मिट्टी का स्तर समय पर आके वो पानी आता ही नहीं हो तो सिल्ट भर जाएगी। तो जो पानी आ ही पीछे से रहा है पहाड़ों से और से मिट्टी लेके आ रहा है, तो इसके ऊपर इतना सिल्ट आ जाती है कि उसकी सफाई करने करो तो पीछे पानी को डाइवर्ट कर दो, उतना ही बड़ा सिस्टम और बनाओ। तो इतनी इतनी बड़ी समस्याएं इन्होंने कहा, जो हाइड्रो पावर वाली जो सिस्टम्स हैं ये तो भयंकर समस्याएं हैं। ये जितना आपको वरदान लगते हैं है नहीं, ये है नहीं उस तरीके के। इनफैक्ट जो इन्होंने प्रभुत्व पाने के लिए जो यांत्रिक तरीके जो भी अपनाए, उन्होंने इसको मनुष्य को दास बनाया है हर तरीके से। जहां भी आप कोई बाहरी यंत्रोपकरण काम में लेने के लिए बाध्य हैं, वहां उसने आपको गुलाम बना लिया। थोड़े बहुत स्तर क्या है, ये तो अब तो पूरा ही निकल चुका है एआई, तो मतलब ये तो छोड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, आपको मनुष्य ही नहीं छोड़ेगा ये। लोगों को इसका सेंस नहीं, क्योंकि उनको साइकोलॉजी क्या होती है उसका सेंस नहीं। अगर ये बात जो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, इसके रेमिफिकेशंस क्या हैं या इसके मतलब क्या निकलता है, अगर वो आप नहीं जानो तो आप डील ही नहीं कर सकते आज जो चीजें आ रही है उनसे। आज जो व्यवस्थाएं आ रही है, आप बैठ के अपने चाहे मजीरे बजाते रहो, डील तो इससे कर नहीं सकते। इनको किस स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि माँ के कार्य में ये तो हो नहीं सकता कि चलो वापस जंगल की ओर लौट चलें, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसको डील कैसे किया जाए और इसको उत्तर कैसे दिया जाए, क्योंकि केवल आध्यात्मिकता के पास ही पावर होनी चाहिए उत्तर देने की, बाहरी साधन संसाधन के पास तो है नहीं। तो और दूसरे भी जितने भी हैं वो तो इसके प्रति नतमस्तक हैं, और दूसरी पद्धतियां जाने न जाने क्या, तो वो ये कह रही है हमको इससे मतलब ही नहीं, हम तो पलायन करके जा रहे हैं, तो वो तो है ही नहीं इस खेल में ही। दूसरे हैं नतमस्तक हैं, वो तो सारे के सारे आश्रम अगर वो इसी टेक्नोलॉजी को और इसको काम में ले रहे हैं, वो तो नतमस्तक हैं इसके। तो एक ऐसा सिस्टम जो श्री अरबिंदो को समझे, क्योंकि श्री अरविंद ने ही बताया है कि विज्ञान की सीमा क्या है, क्या कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या किस रूप में काम में लिया जा सकता है, वो तो उन्हीं की लाइट में आप समझ सकते हो, और तो कोई दूसरा प्रकाश है ही नहीं। और तो कोई इशू कोई समझता नहीं तो उत्तर तो बाद में देगा, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा ना। बाकी सारे तो इसको बहुत कोई भगवान का वरदान बता रहे हैं, इसको और तो सारी पद्धतियां इसको वरदान बता रही है भगवान का। जैसे कोरोना को जो आया वो भी वरदान बता रही थी, टीका लगाया उसको भी वरदान बता रही थी कि भगवान का वरदान है। वो खड़े खड़े जो मर रहे हैं वो भी वरदान ही है, वैसे तो वो तो अच्छी बात है, खैर तकलीफ पा के नहीं मर रहे, पर क्या है वो जो पहले वरदान कह रहे थे इसको वरदान मानते तो हैं क्या। तो आंशिक प्रभुत्व पाने और उसका उपयोग करने, अनिल जी ये बात समझ में आ रही है अभी ये कि विदेशी पर्यावरणीय अस्तित्व जो है उस पर आंशिक प्रभुत्व, अभी आंशिक ही है, सब टोटल जितना भी विकास है आंशिक ही है, इनफैक्ट प्रभुत्व है भी नहीं अगर कहें तो। पर ठीक है आपकी व्यवस्था चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, खाने पीने के साथ, मतलब आपकी भौतिक जो वेलबींग है अगर कहा जाए, जिसमें आपकी आर्थिक नीतियां हो गई, आपकी राजनीतिक जितनी भी सारी चीजें हैं कि एक देश कैसे दूसरे से कैसे व्यवहार करे, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, सारी ये प्रभुत्व पाने का ही तो प्रयास है। और उसका उपयोग करने, फिर जहां वह प्रभुत्व नहीं पा सकता वहां इससे निपटने के तात्कालिक प्रयोजन या उसकी सामान्य इच्छा को पूरा करने में सहायता करती है। परंतु जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह विषयगत होता है।
सब्जेक्टिव है ये ज्ञान, वह मुख्य रूप से चीजों की ऊपरी सतह का या फिर विषयगत, सॉरी, ऑब्जेक्टिव मतलब उस विषय का है ये, वह मुख्य रूप से चीजों की ऊपरी सतह का या फिर वह सतह के जरा ही नीचे के हो उसका ज्ञान होता है। ये तो मैंने कह ही दिया कि इसकी लिमिटेशन है। आपके बाहरी वेलबींग के कोई टच कर पाता है ये? आपको सोफा तो अच्छा दे देगा, पर उस पर आराम पाओगे कि नहीं पाओगे ये इंश्योर थोड़ी कर देगा। ट्रेन तो फास्ट कर दी, पर ये निर्णय ये नहीं करके दे सकता कि आपके लिए कल्याणकारी वो है, सच्चा कल्याण इसमें ये कैसे बता देगा? उपलब्धता तो कर सकता है कोई चीज की एट द मोस्ट, पर आपके लिए उचित ये है या नहीं है ये निर्णय तो ये नहीं दे सकता। वो तो आपको करना है निर्णय। तो इसलिए ऊपरी सतह, अरे भाई किसी का बच्चा मर गया, अब तो ये कह रहे हैं अब तो कोई खास बात ही नहीं है। अब वर्चुअल रियलिटी से कोई हो या नहीं हो, आप तो एनी टाइम वो कैरेक्टर आपके लिए बिल्ड कर देंगे। इनफैक्ट आप उससे वो डायलॉग बुलवा लो जो एक्चुअल जो बच्चा था वो तो आपके सिर में मारता था। अब तो जरूरत नहीं भाई, आप रियलिटी किसको बोलते हो? टच कर सको, जिससे संवाद कर सको, प्रेम कर सको, आलिंगन कर सको। ये सारी कोई भौतिक बार इंद्रियों में तो है नहीं, ये सारे ब्रेन के अंदर चला जाता है। उनके अंदर हम ऐसे इसके कनेक्टिविटी कर देंगे न्यूरॉन्स की ओर की, ये काम यार तेरे को। और रियलिटी मतलब क्या होती है? रियलिटी ये रियल है क्योंकि तेरे जीभ पे स्वाद आया। रियल किसको बोलते हो भाई? पहले रेडियो पे सुनते थे तो खाली एक चीज थी, साउंड, फिर भी आदमी कितना मशगूल रहता था। देखो पहले जब ये मैच आते थे इसके क्रिकेट के, तो पहले वो पकड़ता नहीं था ले जाके, कभी वो पोल के पास खड़े होंगे, तो कुछ समझते नहीं थे चाहे उसमें आया, पर ये समझ में आता था ये सिक्सर लगा है, ये लगा है, और उसके माध्यम से वो कितना उसमें खेल में डूब गया वो, उसको ध्यान नहीं है, एज इफ वो वहीं ट्रांसपोर्ट हो गया वो आदमी। देखते थे ना इस तरीके से। फिर बाद में ये नया आयाम और जुड़ गया, वीडियो और आ गया इसके साथ। अरे आप तो अब तो बिल्कुल, और इतना मशगूल कर दिया आदमी को, ये ध्यान नहीं, मोबाइल के अंदर देखो आप, ध्यान ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो खाली दो चीजें हैं जिन्होंने आपके साथ हैवक मचा रखा है, और वही 3D करने लग गए अब। पर एक्चुअल में आपकी और इंद्रियों को शामिल कर लेंगे सपोज, तब रियल है या अनरियल है, मतलब आप कैसे डिफाइन करते हो रियल अनरियल? मेरे को स्वाद आ गया तो दे देंगे यार, जीभ का ही तो स्वाद की बात है। टच कर सकता हूं, करवा देंगे। मैं इसका आलिंगन कर सकता हूं, मैं इस, और इनफैक्ट अब ये प्रोग्रामेबल है, पहले तो प्रोग्रामेबल नहीं था। तो अब ऑलरेडी उनकी बर्थ रेट नीचे चली गई, विदेशों के अंदर बर्थ रेट बहुत नीचे चली गई। कुत्ता पालना ज्यादा बढ़िया है, आदमी से नए मत करो। उसकी बजाय तो ह्यूमैनॉइड लिया हो, कोई डॉल्स बिकती हैं आजकल तो जापान में, और के अंदर स्टोर्स तो इसके खुल रहे हैं कि आदमी से कौन माथापच्ची करो। कोई डॉल लिया हो जो आपका, और जो जहाँ बेसिक एमिनिटीज की बात है, व्यक्ति क्यों होना चाहिए, आपको इन सुविधाओं की आवश्यकता, वो कंपनियां आपको जो व्यक्ति नहीं दे रहा था उससे ज्यादा दे देंगे, जो वो नहीं दे रहा था। भाई आज जैसे यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कि आप खुद कार मेंटेन करो, या आप एक टैक्सी बुला लो, यार ये मच बेटर है, या खुद आप एक अपना मकान बनाओ और उसकी मेंटेनेंस करो, उसकी बजाय तो यार ये रेंट वाला मच बेटर पड़ रहा है। आप तो बात तो सुविधा की चल रही है ना। आप कह रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सुचारू हो गया, खुद का क्यों? और जितनी जितनी भीड़, जितना मेंटेनेंस उसकी, कि अब धीरे धीरे व्यक्ति नहीं करना चाह रहा। हम भी इस पे अब धीरे धीरे जहां देख रहे हैं कि यहाँ तो टैक्सी से काम चल जाएगा, हम टैक्सी से ही काम में ले रहे हैं ना। पहले आप कह रहे ये जरूरी है, तो वैसे ही यदि आप खाली भौतिक आपूर्ति के लिए पति पत्नी है ये है, तो कह रहे यार इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्योरली अब फिजिकली इंटरेक्शन पे आप उतार लाए तो उसका यही होगा, और क्या होगा? भावना का तो कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या है? ये सारा मुख्य रूप से चीजों की ऊपरी सतह का या फिर सतह के जरा ही नीचे का ज्ञान होता है। यह व्यावहारिक, सीमित और आशंकित होता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। ये तो मैं लगातार कह ही रहा हूं, और मैं इतने उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अभी आप जिस आधार पे खड़े हो आपको तो ये सूचना ही नहीं मिलती, कभी ये सेंस भी नहीं आता, आपको तो लगता है अभी टेक्नोलॉजी करेगी। ये जितनी भी समस्याएं हैं, प्रश्न ही नहीं उठता, ये तो कभी होता ही नहीं ना कि ये हो क्या रहा है।
नए जगत में, भारत में पता नहीं चलता क्योंकि हम उसी पुराने ढर्रे पे हैं। एक तो ये, दूसरे क्योंकि मेंढक को रख के पानी गर्म करते हो, करते करते वो उसमें जल जाएगा, पता नहीं चलेगा उसको कि मैं गर्म होके जल गया। तो हम वैसे मेंढक हैं, स्थितियां चारों तरफ उबलने के आ रही हैं, हमको कोई मतलब नहीं है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने की। मेरे को तो यार एसी चाहिए, अब तुम भाड़ में जाए और पर्यावरण, मेरे को तो चाहिए। हाँ होना चाहिए, मैं उस मीटिंग में शामिल होता हूँ, उसके लिए फंड भी कर दूंगा, मेरे एसी में खलल नहीं पड़ना चाहिए, मेरे इसमें नहीं होना चाहिए। मैं ऑर्गेनिक नहीं खाऊंगा, मेरे को तो ये चीज चाहिए तो चाहिए ही। मेरे को तो चीनी चाहिए, गुड़ से मेरे को गर्मी करती है, या मेरे इससे ये होता है, उससे ये होता है। आप हजार बातें कर दो, पर आप ये, मैं बारीकी से दिखा सकता हूँ ये चीजें। आप अपने कंफर्ट जोन या आपके पर्टिकुलर जो चीजें है ना, कपड़ा तो मेरे को इसी टेक्सचर का चाहिए, भाई इससे पोल्यूशन होता है, भाई होता रहो, मेरे को तो मेरे ही अकेले से होता है, फिर अल्टीमेट क्या मेरे ही अकेले से हो रहा है। मनी काम में लेऊंगा तो कंपनी, मतलब मेरे वाला पार्ट तो कोई दूसरा भी लेगा। मेरे ही लिए अकेले के लिए बनाते हो तो मैं अभी उतना बड़ा साधक हुआ भी नहीं, मैं ये हुआ भी नहीं। मतलब कोई भी डिस्कशन जो आप कोई समझदार व्यक्ति से भी, उसका पर्टिकुलर कहीं जो नस दबती हो, जहां उसको दर्द हो, अगर उसको चेज करना शुरू कर दो, वो अल्टीमेटली आ जाए मेरे से ही क्या है यार, एक अकेले से, और मैं तो एक चीज ये काम में ले रहा हूं, या फिर उसकी एवज में मैंने 15 पेड़ भी लगाए हैं, इसलिए मेरा काम हो गया। जो दलीलें ये दी जा रही हैं, यही तो है सारी की सारी, उनकी जो समझदार कहलाते हैं, बाकी को तो करे मतलब ही नहीं है। मेरे को ये दिख गई 4 सैंडल मेरे पास पड़ी है और मेरे को तो खरीदनी, नहीं तो आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्रैश कर जाएगा अगर खरीदोगे नहीं तो। कई लोग तो इसको अपने देश कल्याण के हिसाब से भी करते हैं, ड्यूटी के रूप में करते हैं, जरूरत नहीं है खरीदो यार, फिर भी वेस्टेज हो जाए कोई खास बात नहीं है, अगर नहीं खरीदोगे तो देश डूब जाएगा। अननेचुरल डिमांड्स हैं, अननेचुरल क्रेविंग्स हैं, कितना उपभोग कर सकते हो, कोई लिमिट तो होती होगी। तो ये सारा व्यवहारिक है, ये सब जितना भी भाषा अपन जितनी भी बात कर रहे हैं, इसमें आध्यात्मिकता भी इसी को कैटर करने के लिए आ गई। आपके जीवन में कोई जो समस्याएं, हमने यही तो पाया था जब हम साइकिक की बात कर रहे थे, साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे थे, हर जना इन समस्याओं से तो वाकिफ है, तो ये तो खूब खूब अच्छे से जानता है वो। करप्शन है, वातावरण में समस्याएं हैं, भोजन नहीं मिल रहा, परिवार का सिस्टम गड़बड़ हो गया, जो बच्चे भी हैं वो भी हमारी नहीं सुनते, तो इसलिए भाई व्यवस्था तो गड़बड़ है। पर आप जो अब कर रहे हो ना ये साइकिक की बात, खाली उसमें जो जो कमियां हैं वो आप पूरी कर दो। फंडामेंटली कि उसको डिग्री नहीं होगी, ये नहीं हो, पहले तो कंसेप्शन भी नहीं है, बस ये इसमें ये नहीं होना चाहिए। हर माँ बाप ये है कि बच्चा मेरी सुन लेना चाहिए बस, और जब मेरे को सुविधा हो तब सुन लेना चाहिए, जब सुविधा नहीं हो यार डे बोर्डिंग में डालो ना इसको। आजकल तो बच्चे देखो मोबाइलों पे लगे रहते हैं, कोई भी आप सैंपल उठा लो किसी भी परिवार का, ये तो कॉमन। कि बच्चे आजकल सुनते नहीं, बच्चे आजकल देखो बाहर का खाने में लगे हुए हैं, अरे तुम क्या हो, सब कॉमन यही है। तो फिर अगर तुम इस चीज के प्रति जागृत हो, एक कॉमन एटमोस्फियर बच्चों ने बनाया हुआ है, एक सोचने की बात है। हमारे तो पिताजी है, उन्होंने अपने भाइयों का सारों का इतना किया, उन सब ने उनको धोखा दिया, सबके पिताजी बढ़िया होते हैं, तो ये खराब वाले पिताजी किसके आते हैं। तो एक एक कॉमन रेटरिक है ना ये, बिल्कुल कॉमन है ये। हम जिस परिवार से आते हो, देखो हमारे तो कुछ अलग था, हमारे तो ग्राउंड ऐसा था, हम तो रामचरितमानस भी हमेशा से हमारे तो था ही आध्यात्मिक वातावरण। तो ये तो और भी बुरी बात है कि आज तेरा कंफर्ट जोन आज भी नहीं तोड़ पा रहा। अगर ये वातावरण था तो तेरे को तो मच बेटर ऑफ होना चाहिए था अभी। तो ये जो व्यावहारिक, सीमित और आशंकित ही होता है, ऊपर का जितना ज्ञान है सब टोटल वैश्व ऊर्जा के आक्रमण से उसका बचाव समान रूप से असुरक्षित। इसलिए आपके पास जो बोम्बार्डमेंट होता है ना वैश्व ऊर्जा का, मतलब आपके पास समाज जिस रूप में आता है, आपके पास कोई एक पद्धति आ जाएगी कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वैश्व ऊर्जा ने आपके सामने फेंक दी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये है। इतने इनसेंसिटिव लोग हैं, जब 370 हटाई थी, अपने ही संपर्क के लोग ये कह रहे बताओ वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अरे यार रोज वहां मर रहे थे, उसको रोकने के लिए, मतलब जान की कोई कीमत नहीं है। वो कह रहे हम पढ़ते भी हैं, हम समझते भी हैं, और वो ये कह रहे बताओ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, आदमी कैसे, मतलब कोई
क्या मतलब क्या आफत आ रही है ऐसी? वहां अगर सुरक्षा बहाल की जा रही है, आप ये देखिए किस स्तर तक व्यक्ति इनसेंसिटिव। ठीक है यार, बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, गाड़ियां चल रही है अभी, इधर से सुचारू हो गया, बस सब सब सुचारू है, एकदम इंसेंसिटिव हो गए कंप्लीट एकदम। तो वैश्व ऊर्जा का आक्रमण आपके पर होता है, उसका बचाव समान रूप से असुरक्षित और एकांगी होता है। अब जो बोम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे ऊपर, कितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। इनफैक्ट पर्यावरण भी एक लिमिट तक तो वो सहन कर लेगा, पर जब वो वापस देना शुरू करेगा, उस दिन आपके पास कोई साधन नहीं है। उसको रोकोगे किस आधार पे? किस आधार पे रोक लोगे उसको? भाई आपकी हेल्थ की मान लो एक बहुत जबरदस्त क्षमता है, पर जिस दिन वो तोड़ के कह देगी अब मेरे से तो एक घूंट पानी का भी नहीं पचाया जा रहा, उस दिन क्या करोगे भाई? तो ये वैश्व ऊर्जा के आक्रमण से उसका बचाव, आपके पास यदि वैश्व ऊर्जा का आक्रमण होगा, आक्रमण का मतलब ये नहीं कोई धावा बोल देंगे, पर आपसे हायर कोई चीज इनरश हो जाएगा। मेरा ये मकान है, बाहर बाढ़ आई, खिड़की के अंदर से आएगी, कितना भी ढक लो वो तो आएगी अंदर, उसको कैसे रोक लोगे भाई? चारों तरफ जो भी है, यही हम ये कह रहे हैं कि आज जो हम जिस तरीके से सस्टेन कर रहे हैं, या भारत का विश्व गुरु बने और स्थितियां चेंज हो ही नहीं, तो किस आधार पे ये वैश्व आक्रमण है, इसको कैसे रोका जाएगा? हम सारे बैठे रहेंगे, मां श्री अरविंद की पद्धति को यदि नहीं लेके जाते, तो ये जो आक्रमण है भौतिकवाद का, हम करें नहीं कुछ भी। हालांकि हमारे करने से कुछ नहीं हो जाता, ये तो हमको पता है। ये जो वैश्विक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जो प्रभाव डाल रहा है, तो ये जो है सो अभी जो जिस है, तो ये क्या बढ़ता जा रहा है जो ह्यूमन ग्रिड है, ग्रीड। हाँ वो बढ़ते जा रहा है, तो क्या है उसका प्रभाव है? हाँ, निश्चित निश्चित है भाई। आपको ये कहें कि ये समस्या पर्यावरण की है और इसका कारण ये है, सपोज कि आप इसमें पेड़ ज्यादा लगाओ और ये करो, पर आपकी जो समस्याएं हैं भाई, यहाँ पेड़ की कटाई करने वाले भी तो हम ही हैं। ग्रीड की आपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। ग्रीड एक चीज ऐसी है कि आवश्यकता की तो आपूर्ति हो सकती है, आवश्यकता की भी आप कैसे डिफाइन करो, उसकी परिभाषा करना तो हमारे हाथ में है। आवश्यकता की तो आपूर्ति की जा सकती है, पर ग्रीड तो चीज ऐसी है कि वो कोई आवश्यकताओं के ऊपर तो है नहीं। वो मूवमेंट तो ऐसा, कितना भी आपके पास सामान हो, उससे तो वो तृष्णा तो मिटती नहीं। अगर वो नहीं मिटती भाई, अगर मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम में जो गलत भोजन कर रहा हूं उससे है, तो कोई भी चिकित्सा पद्धति मेरे को ठीक कैसे कर सकती है? तो आज की जो समस्याएं हैं और जो दूसरे इस समय के अंदर हमको क्या करना चाहिए, ग्रीड की तो है ही है, और इनसफिशियंसी ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आज के जो रूपों को हमको कैसे आत्मसात करें और उसके अनुसार कैसे व्यवहार करें। इनसफिशियंसी है, मानव चेतना के अंदर अभी तक वो बदलाव नहीं आया, तो विज्ञान ने उसके हाथ में ऐसी क्षमताएं दे दी, चेतना आई नहीं उसको काम में लेने वाली। चेतना कहाँ आई भाई? आपके पास टेक्नोलॉजी यातायात की बढ़ गई, उसमें तो बहुत एडवांसमेंट हो गया, गति के अंदर तो आप रॉकेट के अंदर फटाफट कहीं भी जा सकते हो, और नए जो स्पेस स्टेशन बन रहा और बन रहा, उससे जो संभावनाएं खुलने वाली है, बस मैटर ऑफ टाइम ही है बस ये। उससे आपके ट्रेवल की जो संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपको सीधे कहीं नहीं जाना, आप तो सीधे उस स्पेस स्टेशन पे गए और धरती घूम रही है, और सीधे जहां लैंड करना है वहां चले गए। आप यूं ट्रेवल करोगे, कितना भी फास्ट करोगे उसमें, और एक आप सीधे उस स्टेशन पे गए, वहां जहां उतरना है वहां उतर गए, क्योंकि गोल है। अरे भाई, गोल चीज के ऊपर मैं यूं ट्रेवल करूं उसकी बजाय यहाँ जाके यहाँ उतर जाऊं, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, कि उसमें तो धरती का मूवमेंट भी सहायता करेगा ना आपकी। तो वो मैटर ऑफ टाइम है, ये हो जाएगा, इसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है, बशर्ते कि हाँ मनुष्य जाति जिस तरीके का एडवांसमेंट चल रहा है उसमें बच पाए। तो इसके अंदर हम कह रहे हैं ग्रीड, ग्रीड तो है ही है, पर आपका अनुसंधान करने की प्रवृत्ति और ज्यादा जानने की प्रवृत्ति, ग्रीड नहीं है ये मनुष्य की जिज्ञासा है। पर उस जिज्ञासा को जो नई आपके पास जो टेक्नोलॉजी आती है उसको आधारित करने के लिए नेसेसरी पावर भी तो चाहिए।
मैं नई टेक्नोलॉजी तो ले आया पर चेतना नहीं लाया ना उसको, मैं उसको एसिमुलेट कर सकूं, उसको आत्मसात कर सकूं। एक मोबाइल नहीं, पूरे मनुष्य जाति को, मनुष्य जाति उसको नहीं काम में ले रही, वो काम में ले रहा है आजकल वो टेक्नोलॉजी इसको। तो इन फील्ड्स के अंदर तो इन्होंने एडवांसमेंट कर लिया, पर शिक्षा के अंदर तो उतने ही बरस खराब करने पड़ रहे हैं, और फिर भी कोई आप एक मजबूत आदमी पैदा नहीं करके दे रहे। शिक्षा की टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं आया। टीचिंग एड्स की बात तो करते हैं कि पहाड़े जल्दी सीख जाओ, ट्रिक्स सिखा रहे हैं, पर शिक्षा नहीं है वो। तो शिक्षा में तो कोई मूलभूत बदलाव आया नहीं, चेतना में कोई मूलभूत बदलाव आया नहीं, न आ सकता इस डायमेंशन के अंदर। इनफैक्ट ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है सारी चीजें, ये तो नेगेटिव जा रही है। तो वैश्व ऊर्जा का जो आक्रमण हो रहा है, उसका बचाव समान रूप से असुरक्षित और एकांगी होता है। उसकी सूचना के बावजूद की अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है। उस पर सूक्ष्म और अदृश्य रूप से जगत के आक्रमण होते रहते हैं, जो गैर स्वयं से घिरा होता है और उससे गढ़ा होता है। उसके विचार, उसकी इच्छा, उसकी भाव प्रधान और उसकी जीवन ऊर्जा दूसरों से और वैश्व प्रकृति से आती विचार, इच्छा, जुनून की लहरों और तरंगों, प्राणिक प्रभावों, सभी प्रकार की शक्तियों द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। अब इसका क्या कर लो। वैश्व जो ऊर्जा है, क्योंकि हम वैश्व चीजों के बने हैं, हमारा शरीर है वो यूनिवर्सल मैटर है, उसका बना है। आपका प्राण है वो यूनिवर्सल प्राण है, उसका बना है। आपका माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड है, उसका बना है। अब उससे जो आती चीजें हैं, उससे रक्षा कैसे कर लोगे। इसीलिए वन मैन्स परफेक्शन, क्योंकि आप एक ऐसी इकाई हो जिसके मत वही है तो वास्तव में, इसलिए आपका ही वो स्वरूप है। पर यदि उसमें नहीं गए तो आपको ये आक्रमण तो आएंगे ही। भाई आप जंगल में चले गए तो आप समाज का जो कॉन्सेप्ट है उससे तो भाग गए, पर आपका ही जो जो शारीरिक समस्याएं हैं जो और हैं, उनका क्या करोगे। जंगल में भी पीछा तो करेंगी, आपकी मानसिकता है वो भी जंगल में पीछा करेगी। तो ये जो आक्रमण है वैश्व चीज का, ये कोई खाली पर्यावरण का नहीं है। आप जो हो, आपका जो यूनिवर्सल सेल्फ है, उसका आक्रमण है ना ये। उससे अपने आप को, उसका क्या करोगे, उसका कैसे करोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या देविका जी, हम जो ये बात कर रहे हैं। कल ये लाइनें दोबारा ले सकते हैं। हाँ जी, कोशिश कर रही हूँ समझने की। आपको एक पिक्चर जगत की, अब ये कुछ समझ पा रहे हो कितना विशाल ये है। इसीलिए जो ये जो दकियानूसी सी बातें हैं, खाली आप थोड़ी सी ये भावना रखो, थोड़ा सा ये करो, ये दकियानूसी बातें हैं। अरे मशीनरी या उसके मैकेनिज्म को नहीं जानोगे तो आप सही एक गाड़ी के साथ, एक छोटी सी चीज के साथ ही व्यवहार नहीं कर सकते। एक घड़ी आपको दी और उसको सुधारने में, और उसका कोई कांटा है वो निकल के गिरा है, आप उसमें फिलोसॉफी लगाओ कि ये करो वो करे, यार कांटे के अंदर प्रॉब्लम है वो ठीक करो। ये मशीनरी सारी जान के कि कहाँ दिक्कत है, ये खाली इन बातों से नहीं आएगा कि हम माँ को समर्पित हो जाएं, ये करें, इन बातों से नहीं बैठती बात। समर्पण के बाद तो प्रश्न ये शुरू होता है, अब तो करने के लिए काम हाथ में अब आता है। ये डिजाइन अब आपको इस तरीके से समझनी चाहिए। अब बात समझ आ रही है कि ये इतना कोई सिंपलटन नहीं है। ये भारतीय संस्कृति ने ऐसे कोई किया भी नहीं, उन्होंने पूरे को सारा साथ में लेके चले। आज उसी की आवश्यकता है, अगर कुछ भी करना है तो इसकी आवश्यकता है। प्लेन है ये बिल्कुल प्लेन चीजें हैं कि भाई ये इसके बिना नहीं हो सकता। और इस दृष्टिकोण से आप ये भी देख सकते हो कि जो सो कॉल्ड और पद्धतियां हैं जो ठीक है अपने क्षेत्र के अंदर, वो खाली मानव मनोविज्ञान को थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ी शांति प्रदान कर दी, थोड़ी ये कर दी, उतना भर करते हैं, चीज को इन इट सेल्फ चेंज नहीं करते। उसमें थोड़ा रंग इधर पोत देंगे, थोड़ा ये, बस वो पद्धतियां यही कर रही हैं। फंडामेंटली ये क्या फ्रेमवर्क है, क्या है, उसको न तो उनको सेंस, इसलिए उसका कोई न वो उत्तर, न उनके कोई ये कि ये कोई और भी चीज हो सकती है क्या। तो इसको गंभीरता से समझो और केवल इस पे कंसंट्रेट करो। रविकांत जी ठीक है ये चर्चा। अनिल जी नहीं ठीक है, इसको दोबारा और सुन के दोबारा करना पड़ेगा, सारी क्योंकि आपकी चीज। हाँ बहुत ही हो रहा
हाँ जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ जी। इसलिए तैयारी मूलभूत चीज की करनी पड़ेगी। ये जो और बातें जो ये आजकल कहते हैं ना, ऐसे कर लो, और ज्ञान की बातों से कोई काम ये चलता नहीं है। मूलभूत उस कड़ी को संभालोगे तब जाके होगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है ये। श्री अरविंद ने सारे सूत्र दिए हैं, और कभी ये कोई कहता सुनता ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, न इसकी तैयारी करते, न कोई बात है। तो यहाँ विराम देते हैं और जय श्री कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।